मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है और उस निर्वहन के लिए हम क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। महोदय, भी आयोजन के 7 दिन बाकी संपन्न होने के और जो मैंने आज दोपहर तक के आंकड़े बताए हैं, 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज की महात्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसीलिए जब यहां पे हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य डॉक्टर आर.के. पटेल जी, श्री संग्राम सिंह यादव जी और श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी जब अपनी बातों को यहां पे कह रही थी, तो मुझे आपकी बातों को देख करके सचमुच एक तरफ हमें एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का, हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्पेड के शिकार हुए थे, उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आपने अपने नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहां से जाने के लिए जो लोग यहां से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है, सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है, प्रश्न यही है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप अपनी बात कह रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया, कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। महोदय, ये उर्दू नहीं है, ये सब हिंदी। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो भी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, जब उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को इस सदन में महत्व मिला, उनके द्वारा कहा जा रहा था, उन्होंने विरोध किया था, ठीक उनकी सोच है, ये समाजवादी संस्कार भी है कि हर अच्छे कार्य का विरोध करना है, हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, तो हिंदी को तो हटाया नहीं, इस सदस्यों को एक छूट दी गई है कि किसी भी
इन बोलियों में बोल सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट की उसकी सुविधा मिलेगी। इस सुविधा है, थोपा नहीं गया है। दूसरा, भोजपुरी हो, अवधी हो, बुंदेली हो या ब्रज हो, पांडे जी इनकी लिपि भी देवनागरी है, कोई दूसरी लिपि नहीं है। संविधान के द्वारा घोषित जो व्यवस्था है उसी के दायरे में सारा कार्य हुआ है। आप जैसे उम्रदराज व्यक्ति को तो इसका स्वागत करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। ओह, मैं इसीलिए कह रहा हूं, देवनागरी ही लिपि है और उसी दायरे में सारा कार्य हुआ है। और इसीलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो कार्य है, इस कार्य के साथ हमें उसी सकारात्मक भाव के साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपके विरोध को कभी उसका न मैं उपास उड़ाता हूं, न मैं उसको बहुत उसके साथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी आदतों को। मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में, तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है, उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महोदय, जब हम महाकुंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये आयोजन, नहीं आपके बारे में इसलिए बोल रहा हूं, मैं आऊंगा उस पर भी, मैं उस पर भी आऊंगा भी, उस पर भी मैं आ रहा हूं। जब एक महाकुंभ का विरोध पहले दिन से कर रहे थे, महोदय मैं एक एक करके इनके बयानों को यहां पे उद्धृत करना चाहूंगा, और पिछले सदन में भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग यहां पे इसी सदन में आए थे तो महाकुंभ पे चर्चा, उस समय महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी और चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया गया था। आप लोगों ने सदन नहीं चलने दिया, सदन नहीं चलने दिया। अच्छा होता महाकुंभ के पहले सदन में पूरे दिन भर की चर्चा होती, हम उस व्यवस्था के बारे में चर्चा करते, आपके अनुभव का लाभ लेते, लेकिन आपने चर्चा नहीं होने दी। लेकिन पहले दिन से ये चर्चा, पहले दिन से ये अफवाह और इस प्रकार का दुष्प्रचार आपके द्वारा निरंतर होता रहा। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब इतना पैसा और इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। उनका बयान कि हमारी सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर के लोग हैं, स्नान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर उनके बयान आए, जब शुरू हो गया, फिर लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसार भाषा का प्रयोग भी करते हैं, और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती। लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। यही नहीं, ये भी मांग हुई, देखिए आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं, सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज है। इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया।
पहले दिन से ही राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं, वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। इनके एक सहयोगी आ रहे हैं, चिंता मत करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो, आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष, कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। मुझे याद है, हर जाति मत और मजहब के लोग अगर आए हैं श्रद्धा भाव के साथ तो उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। हां, अगर कोई चढ़ाने के लिए आया है तो वहां पर उनको वैसे दुत्कार करके भगा भी दिया गया और ये होना भी चाहिए। और इसीलिए मैं इस बात को मानता हूं, आप लोगों ने जो बात कही हमें ये सब बुरा नहीं लगता। इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही टूटता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। नेता प्रतिपक्ष भी हाँ, मैं अच्छी बात है, आपका अधिकार है,
आपका अधिकार है ये, मैं तो आपको अधिकार दे रहा हूं। मैं ही कह रहा ना, नहीं 13 में आप नहीं जा पाए थे, क्योंकि 13 में जब आप जा रहे थे तब तक आपको फोन आ गया था, आप वापस हो गए, नहीं जा पाए थे। नहीं जा पाए, आप वापस आ गए थे। लेकिन इस बार आप गए थे, मुझे अच्छा लगा, आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की सराहना की और आपने मुझे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया कि अच्छी व्यवस्था। और इसीलिए मैंने कहा ना, 3 अवस्थाएं उपहास की जिसको आप शुरू से उड़ा रहे थे, कुछ नहीं कर पाए तो आपने विरोध करना शुरू किया और विरोध करते करते आज मुझे अच्छा लगा कि आपने उसको अपनी स्वीकृति भी दे दी कि हां अच्छा काम हुआ है, अच्छी व्यवस्था हुई। ऐसे ही मोना जी ने भी किया। तो लोग विरोध कर रहे थे, फिर उन्होंने उसके बारे में तमाम प्रकार की बातें की। आज उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो अच्छा हुआ। अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि काम हुआ है तो लोग बोलेंगे भी, क्योंकि लोग तो उन्हीं मार्गों से चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। महोदय, प्रयागराज कुंभ के बारे में अनेक दुष्प्रचार किए गए, दुष्प्रचार के अनेक माध्यम। मैं पहले कुंभ के बारे में कहता हूं, कुंभ के बारे में जो बहुत सारी चर्चाएं यहां पर हुई हैं और सभी माननीय सदस्यों ने भी इस बात को यहां पे उल्लेख किया है, जिसमें वेदों की परंपरा से परंपरा आती है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है कि कुंभम समारोह्य सुधाम पिबेत, यानी हम उस कुंभ में रखे अमृत को पीकर आत्मा को आनंदित करें। अथर्ववेद में भी इस बात का उल्लेख है कि ऐसा गंगा या कुंभे, यानी यह गंगा जल एक कुंभ, एक घड़े में संचित है, यानी अमृत के रूप में उसकी तुलना की गई। और आज से 5000 वर्ष पहले रचा गया श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस बात का उल्लेख है को कुंभ मेले स्नात्वा पुण्यम प्राप्नोति मानुषः, यानी यहां कुंभ का संदर्भ कुंभ मेले से है। 5000 साल पहले भी इसका उल्लेख है। जो 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है उसमें स्नान करने से पापों का क्षय होता है। और जो बात यहां पे आपके विद्वान सदस्य से संग्राम सिंह यादव कह रहे थे, उन्होंने पुराणों की बात की, लेकिन वो पुराण की बात नहीं थी, वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है। को कहे सकई प्रयाग प्रभाव हो, कलुष कुंज कुंजर लगराओ, अस तीरथ पति दे की सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस का है, पुराणों का नहीं है। पुराणों में संदर्भ है, श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने उल्लेख किया ही, और रामचरितमानस में भी इन बातों का उल्लेख इन भावनाओं के रूप में किया गया है। और हम उत्तर प्रदेश वासियों को खासतौर पर इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। इस बड़े आयोजन के साथ हम सभी को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यह आयोजन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। यहां हमारी पार्टियां हो सकती, ये सत्ता पक्ष होगा, वो विपक्ष होगा, अलग अलग पार्टियां होंगी। उत्तर प्रदेश से बाहर हम जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश वासी के रूप में लोग हमें हमारी पहचान देते हैं। अच्छा काम करेंगे, सम्मान मिलेगा। एक भी व्यक्ति यहां के नाम पे गलत काम करेगा, यहां की सरकार गलत काम करेगी, तो उसके यहां पर भले ही हम उस गलत काम को कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन बाहर जनता हमें नहीं बख्शने वाली, इस बात को रखना। और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर की छवि यही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने परसेप्शन का जो संकट खड़ा किया था, पहचान का जो संकट खड़ा किया था, वह उन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के कारण खड़ा हुआ था। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है, इस परसेप्शन का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का वासी कोई भी
उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा, तो जरूर सम्मान पाएगा। आज उसका कोई अपमान नहीं करता। लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। महाकुंभ का जो विरोध कर रहे थे, मुझे मालूम था ये विरोध इनकी मजबूरी है, ये लोग करेंगे, उपहास उड़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने तब भी उपहास उड़ाया था जब कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे। 24-25 करोड़ जनता को हम लोग जब बचाने की कवायद कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी वे उपहास उड़ा रहे थे। कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में अपने आप चुपचाप वैक्सीन लगा लिए और दूसरों को कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ। वैक्सीन को कहते थे बीजेपी वैक्सीन है। वैक्सीन के बारे में भी इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। और महोदय, यही नहीं, जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब भी उन्होंने विरोध किया, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध। यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ के द्वारा सर्वसम्मत से फैसला देकर के 500 वर्षों के इस विवाद का हस्तक्षेप किया गया। अयोध्या में रामलला का विराजमान होता है, तब भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध की। और मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम ज्वाइंट सेशन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी फिर इसका विरोध करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई अच्छे काम का तो कभी समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जब इसी सदन में प्रस्ताव आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने प्रस्ताव दिया, तो आपके प्रस्ताव पर अध्यक्ष जी ने सहमति दी, दोनों सदनों के सभी सदस्य जाने को तत्पर हुए, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। नहीं, आपका नहीं भाई, शिवपाल जी तो नहीं जा पाते, शिवपाल जी का तो रास्ता नहीं है, वो चच्चू तो जो है यहां से पश्चिम की तरफ जाते हैं। ओह, हम तो कह रहे हैं सबके हैं, हमने तो इसीलिए कहा सब लोग चलिए, लेकिन आप लोगों ने विरोध कर दिया। मोना जी गई थी और भी माननीय सदस्य गए थे, लेकिन मेरा यह कहना है, इसीलिए प्रयागराज के बारे में हम लोग ज्वाइंट सेशन से अपने आप को दूर रखेंगे। नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, जिसकी मर्जी आएगी जाना चाहेगा, जिसकी मर्जी आएगी नहीं जाना चाहेगा। मैं तो अध्यक्ष जी से कहूंगा कि एक दिन जरूर रखें मान्य सदस्यों के लिए कि प्रयागराज में जाकर के आस्था की डुबकी लगा लो। बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार करें, और ऐसे बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार करें, और जाना चाहिए, क्योंकि देश आ रहा है, दुनिया आ रही है। आप मुझे बताइए, आज 56 करोड़ से भी श्रद्धालुओं ने अब तक वहां पे आस्था की डुबकी लगाई है। अगर मैं भारत के अंदर देखूं, 140 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। कुछ और भी मिला लेते, मान के चलिए कि हर एक परिवार में 4 सदस्य होंगे, तो हर परिवार के 2 सदस्यों ने अब तक वहां डुबकी लगाई है। तो ये लोग क्यों वंचित रहेंगे? ये क्यों वंचित रहना चाहते हैं? जो अगर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हो सकता है कि यहां पे कोई हम सेशन कर लें, मेरा कहना है कि एक अवसर मिलना चाहिए मान्य सदस्यों को, वहां पे जाकर के व्यवस्था की डुबकी लगाएं। महोदय, इसके बारे में बहुत सारे दुष्प्रचार किए गए और बहुत सारी चीजें, उन पर मैं भी उसी पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं इससे पहले महाकुंभ के आयोजन के बारे में जो व्यवस्थाएं बनाई गई, और मैं उसकी तुलना भी करना चाहूंगा कि कैसे वहां पर उस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर मिला और पिछली सरकारों के समय क्या हुआ था। अब आप लॉजिस्टिक की ही बात करते हैं महोदय, मैं जो भी चीजें वहां कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ी, 2013 के साथ अगर हम जोड़ें इसको, 2013 में प्रयागराज कुंभ के साथ देखें, 2013 में आयोजन था 55 दिन का, और 2025 के महाकुंभ में आयोजन है 45 दिन का। आयोजन की तिथि न मैं तय करता हूं, न सरकार तय करती है।
ये हमारी धार्मिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और उसके अनुसार जो मुहूर्त होंगे उस मुहूर्त के अनुसार ये आयोजन तय होते हैं। ये पौष पूर्णिमा से और महाशिवरात्रि के बीच का आयोजन कुंभ के आयोजन के लिए होता है। यही आयोजन इस पूरी उसके साथ जुड़ता है। मेले की अवधि 55 दिन थी 2013 में और इस बार यह अवधि है 45 दिन की। 2013 में कुल जो क्षेत्रफल था यह 1936 हेक्टेयर का था। यानी अगर हम इसको एकड़ में देखेंगे तो यह मुश्किल 5000 एकड़ का भी नहीं होता है। और इस बार हम लोगों ने इसको बढ़ाया है लगभग 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में महाकुंभ के आयोजन को हमारी सरकार आयोजित कर रही है। 2013 में 14 सेक्टर में था, इस बार यह आयोजन है 25 सेक्टर में। पार्किंग का स्पेस जो आपके पास था उस समय कुल 635 हेक्टेयर में आप लोगों ने पार्किंग की सुविधा दी थी और इस बार हम लोगों ने पार्किंग की सुविधा दी है 1850 हेक्टेयर में। केवल पार्किंग की सुविधा दी यानी 4000 यानी 5000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में केवल पार्किंग की सुविधा दी है। 2013 में प्रयागराज सिटी के अंदर हमारे पास एक अवसर होता है कि इस प्रकार के आयोजन सिटी के निश्चित डेवलपमेंट के प्लान को भी आगे बढ़ाएं। आपने देखा होगा 2013 में प्रयागराज सिटी के बारे में कोई आरओबी नहीं, कोई पक्के घाट नहीं, रिवर फ्रंट के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार को यह सौभाग्य जाता है कि 2019 में हमने 9 आरओबी और 6 अंडरपास बनाए थे और 2025 में हमारी सरकार ने जो पैसा वहां खर्च किया उसमें प्रयागराज सिटी के अंदर 14 फ्लाईओवर बनाए हैं, 14 नए फ्लाईओवर बनाए हैं, 9 उसमें पक्के घाट बनाए हैं, 7 रिवर फ्रंट रोड का निर्माण किया गया है। अस्थायी घाट 2013 में केवल 4 किलोमीटर का था, इस बार जो अस्थायी घाट बने हैं वह 12 किलोमीटर का बनाया गया। शटल बसेज आप लोगों ने 2013 में एक भी नहीं चलाई थी, याद करना। ये शटल बसेज ही फ्री में श्रद्धालु जनों को कुंभ के नजदीक क्षेत्रफल में संगम के आसपास के क्षेत्र तक पहुंचाती है, एक भी नहीं थी। इस बार 550 बसेज केवल शटल बसेज हैं जो श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। रोडवेज की बसेज आपने 2013 में कुल 2300 खरीदी थी, इस बार हम लोगों ने 7000 बसेज केवल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वहां लगाई है। बस स्टैंड आपके समय में मात्र 3 थी, हमने 7 बनाए हैं। सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य आपके समय में मात्र 55 का हुआ था, हम लोगों का सौभाग्य है कि 19 में 125 सड़कों को 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन में और 2025 में 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है जो 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन बनाने का काम हुआ है। नालों की स्थिति एक बड़ी चर्चा इसमें हो रही है और मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य इसके बारे में यहां चर्चा भी हो सकता करेंगे, लेकिन हो सकता उनका संज्ञान नहीं आया होगा। और है जिस प्रकार का दुष्प्रचार लोग करने में लगे हैं, उत्तर प्रदेश को, महाकुंभ को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रचने वाले तत्व हैं वे लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। पहले मैंने कहा ना, जो काहिरा में अग्निकांड की घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, नेपाल की घटना को, झारखंड की घटना को या वेस्ट बंगाल की घटना को या देश के अंदर की किसी बड़ी दुर्घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, इस प्रकार के लगातार वीडियो सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही जल की गुणवत्ता के बारे में भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए। याद रखना 2013 में बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था। उस स्थिति को सोचिए जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे
और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। और 2025 में जब हम लोग आए हैं तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, एक सप्ताह बाकी है। 81 नालों को, यानी 261 MLD के जो वहां के नाले हैं सभी को टेप किया गया है। और टेप ही नहीं किया गया है बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके बारे में मैं विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे। और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो STP में या बायो रेमेडिएशन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह 2 स्तर पर जांची जाती है। एक तो BOD स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा DO के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें BOD 3 या उससे कम होना चाहिए और DO जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो BOD है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, NGT के माध्यम से, NGT का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की। ये फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 MPM यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, ये फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि वे इस प्रकार की नदियां हैं कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड